नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी की जब भी बात करते हैं तो बड़ी मन में उलझन होती है। आखिर कितनी बार वही बात, लगता है शायद बार बार वही बात हो रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस चूँकि सबसे पुरानी देश की पार्टी है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में कमोबेश अभी बचा हुआ है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि 11 करोड़, लगभग 12 करोड़ के करीब वोट पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिले थे। वजह यही है जिसके कारण कांग्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मानकर नहीं चल सकते कि कांग्रेस की बात करना बेकार है, कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कांग्रेस मौजूद है, कांग्रेस अपनी दुर्गति को प्राप्त हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस इतना धीमा है कि वो एक तरह से उबाने वाला, खिंचाने वाला है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब मैं आज आपको एक उदाहरण से, एक घटना से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है और क्यों राहुल गांधी के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो अक्षम हैं। वो पार्टी चलाने में, संगठन चलाने में, राजनीति की दिशा और दशा तय करने में की क्षमता उनमें नहीं है। उदाहरण है अशोक तंवर का। अशोक तंवर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर पहले नहीं सुना हो तो अभी चर्चा में है, इसलिए सुना होगा क्योंकि अभी उन्होंने पिछले हफ्ते ही तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उनसे मिले और उन्होंने वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हो गए। तृणमूल कांग्रेस की अभी सोमवार को उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उसमें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर अशोक तंवर को बुलाया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीएमसी जो है उनको गंभीरता से ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अब आप देखिए, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जो वफादार हैं उनकी पूछ होती है, जो वंशवादी राजनीति में यकीन करते हैं उनकी पूछ होती है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जो गांधी परिवार के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखता हो उसकी पूछ होती है। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है, ये उनके करीब के लोग ये प्रचार करते हैं कि वो एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। वो कब से बनाना चाहते हैं भगवान जाने। 2004 से हम लोग लगातार ये बात सुन रहे हैं, नए लोगों को सामने लाना चाहते हैं। और आपको याद होगा, मुझे साल तो याद नहीं रहा, 2004 से 2009 के बीच की बात है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक देश भर से लोगों को बुलाया गया था। राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप हमें बताइए कि इतने सालों में हम आज तक क्यों 5 दलित, 5 मुसलमान, 5 पिछड़े नेता नहीं तैयार कर पाए? क्या देश भर में ऐसे 5 नेताओं का नाम ले सकते हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी के बाद एक घटना हुई थी कि वो अमेठी गए थे, उनसे किसी ने पूछ लिया था कि यहाँ के 5 लोगों के नाम बता सकते हैं आप, लेकिन वो अलग बात है। तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो ये माना गया कि राहुल गांधी उस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं इन समुदायों से। अशोक तंवर को उस रोल में एकदम, आप कह सकते हैं, रोल मॉडल की तरह देखा जा सकता है। अशोक तंवर जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक बात है। एनएसयूआई में थे, छात्र राजनीति में थे, तो जो कांग्रेस का संगठन है, छात्र संगठन है, उसमें थे, वो भी ठीक है। उसके बाद उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और उनकी शादी करवाने में सबसे अहम भूमिका सोनिया गांधी की थी। अब आप पूछेंगे क्यों सोनिया गांधी की उनकी शादी करवाने में? तो उसकी वजह यह है कि ललित माकन और गीतांजलि माकन आपको याद दिला दें कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी। उनसे शादी हुई थी ललित माकन की, जो कांग्रेस के नेता थे। ललित माकन का नाम 84 के दंगों में जो कांग्रेस के लोग शामिल थे उनमें उन पर भी आरोप था। आतंकवादियों ने 1985 में उनकी हत्या कर दी, उनकी और उनकी पत्नी दोनों की। तब अवंतिका माकन, जो ललित माकन और गीतांजलि माकन की बेटी हैं, उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। गांधी परिवार ने उनको अपनी एक तरह से देख रेख में ले लिया। तो परिवार से उनका रिश्ता वही है जो एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली का होता है।
अवंतिका माकन की शादी हुई, वो नहीं चली। उसके बाद जो है जब तलाक हो गया तो सोनिया गांधी ने अशोक तंवर और अवंतिका माकन की शादी करवाई। तो अब आप देखिए कि रिश्ते परिवार से कितने प्रगाढ़ हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे थे। और ये भी अब आप जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखिए तो अशोक तंवर जाटव समुदाय से आते हैं। हरियाणा की राजनीति में इस समुदाय का खास महत्व है। अब राहुल गांधी के नज़दीक, सोनिया गांधी के नज़दीक ये सब होने, जेएनयू से पढ़े हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी के खास माने जाते थे। उनको 2014 में पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हरियाणा का। 2014 का लोकसभा पार्टी हार गई, 2014 का जो दिसंबर में उसी साल हुआ विधानसभा चुनाव हार गई, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई। उसकी सज़ा अशोक तंवर को मिली, उनको हटाकर कुमारी शैलजा को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब यहाँ से सवाल उठना शुरू होता है कि देखिए, अगर किसी पेड़ की जड़ में समस्या हो तो तने और पत्ती का इलाज करने से या तने और पत्ती को हटा देने से पेड़ को आप बचा नहीं सकते। तो समस्या जड़ की है। ये जो 3 चुनाव हारे, अगर अशोक तंवर जिम्मेदार थे तो उससे ज़्यादा कम से कम लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनावों के लिए तो राहुल गांधी भी जिम्मेदार थे। तो सवाल ये है कि जो अशोक तंवर के साथ हुआ, केवल पीसीसी प्रेसिडेंट से उनका हटना नहीं, पार्टी में, संगठन में बदलाव होते रहते हैं। आज ये अध्यक्ष हैं या किसी और पद पर है, कल कोई दूसरा होगा। एक ही व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता, वो गांधी परिवार से होना चाहिए अगर उसको लंबे समय तक रहना है। तो अशोक तंवर को हटा दिया गया, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा गया कि उनके साथ इन 5 सालों में हुआ क्या। इसका अंदाज़ा लगा जब उन्होंने 4 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी इस्तीफ़ा देते हुए पार्टी से। उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, 2019 में उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जननायक जनता पार्टी जो है, दुष्यंत चौटाला की जो है, उसका समर्थन किया। तो उस 4 पेज की चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हर वो तरीका अपनाया गया जिससे मैं काम न कर सकूं, और उसका उन्होंने डिटेल दिया। हालांकि चिट्ठी बाहर नहीं आई तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, या कम से कम मैंने नहीं देखी वो चिट्ठी। तो उसमें बताया, उन्होंने बताया कि उनको किसी भी तरह से काम नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? 2004 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2004 से पहले उनकी ये स्थिति नहीं थी, 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता थे, जो मैटर करते थे, जो हरियाणा के बारे में फैसला ले सकते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने या हटाने का फैसला कर सकते थे, उन सब की सेवा की। किसी में हिम्मत नहीं है नीचे से लेकर सोनिया गांधी तक कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। ये अशोक तंवर का उदाहरण इसीलिए है। आपको याद होगा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने नारा लगाया था खून की दलाली का। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग आए, हमेशा जो होता है। अशोक तंवर की उसमें बड़ी भूमिका थी। उस रैली में, उस कार्यक्रम में हुड्डा के लोगों ने अशोक तंवर की पिटाई की, और इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वो कई दिन तक अस्पताल में उनको रहना पड़ा। कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। राजनीति शास्त्र के एक बड़े विद्वान हुए हैं रजनी कोठारी, नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। उनकी कांग्रेस पर एक किताब है। तो वो कहते थे कांग्रेस जो है वो पार्टी नहीं, कांग्रेस एक सिस्टम है। तो दरअसल बात यह है कि इस कांग्रेस के सिस्टम में एक वायरस आ गया है, और इसकी पहचान होते होते जब अब हुई है पहचान, तो उस वायरस का नाम है गांधी परिवार। उसकी वजह से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इसमें राहुल गांधी की जो मैं बात कर रहा था कि आप देखिए, अगर अशोक तंवर राहुल गांधी के व्यक्ति थे, राहुल गांधी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, वैसे लोगों में अगर थे अशोक तंवर, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, जातीय समीकरण की दृष्टि से,
और अपनी उम्र के लिहाज से, इन सब तरीक़ों से जिस तरह की राजनीति करने की बात या जिस तरह की राजनीति अशोक तंवर कर रहे थे, अगर राहुल गांधी को लगता था कि वो ठीक हैं तो उनको डिफेंड क्यों नहीं किया, उनको काम 5 साल तक क्यों नहीं करने दिया गया। और आखिर में जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा कांग्रेस में सब चोर हैं, चोरों के लिए ही वहाँ जगह है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके मन में कितना गुस्सा भरा हुआ था। और आज भी वो हो रहा है। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कुमारी शैलजा जब 2019 में अशोक तंवर को हटाए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनी, तब से लेकर अब तक अपनी कमेटी नहीं बना पाई हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनने दे रहे। और कांग्रेस हाईकमान की ये हिम्मत नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके, दरकिनार करके कोई फैसला हरियाणा में ले सके। तो जो अशोक तंवर के साथ हुआ वही रिपीट हो रहा है कुमारी शैलजा के साथ, और अगले चुनाव में पार्टी फिर हारेगी और उसका ठीकरा फूटेगा कुमारी शैलजा पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो अक्षमता है सही लोगों के साथ खड़े न होने की, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत न होने की, ये बताता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। नेतृत्व का काम है कि जिन लोगों को वो ठीक समझता है, सही समझता है, जिनको आगे बढ़ा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे लोग हैं, और उनके साथ जब बुरा होता है पार्टी के अंदर और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनको आप अच्छा नहीं समझते, तब भी आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होते तो ये बताता है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप में साहस नहीं है। और इसका उदाहरण तो मतलब केवल यही नहीं है। आप देखिए कि 2018 में जब लग रहा था कि कांग्रेस का शायद रिवाइवल हो जाएगा, कांग्रेस जो है 3 राज्यों में चुनाव जीत गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने का समय आया, तब भी राहुल गांधी उस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अपना फैसला लागू नहीं करवा पाए। तो ये जो कमज़ोरी है, ये जो कमी है, ये राहुल गांधी को अक्षम नेता के रूप में पेश करती है कि वो पहले फैसला ले नहीं सकते, अगर लिया है तो उसको लागू नहीं करा सकते और उस पर टिके नहीं रह सकते। तो राहुल गांधी की ये कमज़ोरी, दूसरा इस पार्टी में परिवार का सर्वे सर्वा होना। अभी मैंने द इकोनॉमिस्ट की एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए वीडियो बनाया था, उसमें उनकी शुरुआती बात जो थी वही ये थी कि इस परिवार के कारण टैलेंटेड लोग, प्रतिभाशाली लोग पार्टी से दूर भाग रहे हैं। अशोक तंवर उसका लेटेस्ट उदाहरण है। अशोक तंवर, हालांकि उन्होंने पार्टी लगभग 2 साल पहले छोड़ दी, लेकिन अब आप देखिए कि हरियाणा की राजनीति में 3 ध्रुवी है। हरियाणा की राजनीति 3 दल मैटर करते हैं। एक बीजेपी जो सत्ता में है, दूसरा कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, और तीसरा चौटाला परिवार, जिसमें से एक धड़ा दुष्यंत चौटाला का जो है वो बीजेपी के साथ है। तो इन 3 के अलावा चौथी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ की राजनीति मुख्य तौर पर 2 ध्रुवों में बटी हुई है। पार्टियाँ कितनी भी हों, वो है जाट बनाम गैर जाट की राजनीति, और जाट वहाँ पर हावी रहते हैं राजनीति में, सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं राज्य बनने के बाद से। जब भी गैर जाट जातियां, समुदाय इकट्ठा होते हैं, जाटों को सत्ता से बाहर कर देते हैं। ये भजन लाल ने करके दिखाया, ये मनोहर लाल खट्टर ने करके दिखाया। ऐसे में अशोक तंवर का महत्व हरियाणा में और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर वो कांग्रेस में होते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रवैये के कारण, वो जो अपनी जाट पहचान, अस्मिता को जिस तरह से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसके कारण गैर जाट समुदाय कांग्रेस से दूर हो गया। और अशोक तंवर के साथ जो हश्र हुआ, उसके बाद उसका नतीजा ये होगा या हो रहा है कि कांग्रेस से और दूर जाएगा ये समुदाय। तृणमूल कांग्रेस, जिसका हरियाणा में कोई नाम लेवा नहीं है, आप सोचिए कि अशोक तंवर जैसा नेता निकलता है और वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करता है, तो इससे कांग्रेस के प्रति हिकारत, कांग्रेस में जो
खराबी है। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ जो शुरू में कही थी कि समस्या जड़ में है। तनों और पत्तियों का इलाज करने या उनको काट देने से, निकाल देने से पेड़ को नहीं बचाया जा सकता। तो फिर से कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ऐसी बातें पता चलेंगी तो फिर कहूँगा। इससे जो है नाराज़ मत होइएगा, बोर मत होइएगा। ये राजनीति में देखिए, हम लोग जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसी को रिपोर्ट करते हैं। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम ज्योतिषी नहीं हैं। हम जो पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है और अतीत में जो हुआ है उसको सामने रखकर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या संभावना हो सकती है। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात अंतिम सत्य है। उसके अलावा आप किसी बात पर यकीन न कीजिए। ज़रूर सब बातें सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए, मेरा सिर्फ इतना कहना होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।